हाँ तो चलो आज स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मंडे से आप लोगों को भौतिक विज्ञान में स्टार्टिंग से वीडियोज बनेंगे, ठीक है ना। तो उसी क्रम में आज आपको लेक्चर नंबर 1 दिया जा रहा है, जिसमें आज मैं डिस्कस करूंगा तो चैप्टर 1 है भौतिक विज्ञान में क्लास 12 की जो फिजिक्स है, उसमें जो पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यही पहला चैप्टर होगा। इस चैप्टर को समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लें कि मुझे क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ना क्या है और हमारा उसे पढ़ाने का अप्रोच क्या होगा और आपको किस प्रकार से उस चीज को समझना है। ठीक, तो थोड़ा हम समझ लेते हैं पहले। जैसा कि आपको पता होगा कि आप फिजिक्स जो पढ़ रहे हो, मैं तो यहाँ डेफिनेशन अब इसका बताऊंगा नहीं, अब इतना आप जान रहे हो, क्लास 12 में पहुंच चुके हो, इसकी डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो जो फिजिक्स है, जैसे आपको इतना बात पता जरूर होगा कि साइंस जो होता है उसके आप 3 ब्रांचेज पढ़ लिए हो, एक फिजिक्स पढ़ लिए हो, एक केमिस्ट्री पढ़ ली, बायोलॉजी पढ़ लिए हो। फिर ये जो ब्रांचेज हैं इनके और भी उपभाग हैं, सब ब्रांचेज हैं, ठीक ना। तो जो भौतिक विज्ञान है तो इसके भी बहुत से भाग हैं, ठीक है ना। जो भी पार्ट हैं, जो भी इसके भाग हैं, उसका अध्ययन आप क्लास 11 से लेकर के क्लास 12 तक के क्लास 11 में भी कुछ पढ़े हो, कुछ पार्ट को, और कुछ पार्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर जो पढ़ना है मैं केवल उसका डिस्कशन कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा जो फिजिक्स के ब्रांच होते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कौन कौन से ब्रांच आप इसमें पढ़े हो अभी तक, 11 से लेकर के 12 तक जो पढ़ने चल रहे हो। आपने एक पढ़ा होगा मैकेनिक्स, एक पार्ट होता है मैकेनिक्स, ठीक है ना। मैकेनिक्स होता है जिसे बोला जाता है यांत्रिकी। ठीक, ये वाला पोर्शन जो होता कहलाता है यांत्रिकी कहलाता है। इसके अंतर्गत जो यांत्रिकी पार्ट होता है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है यांत्रिकी, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन, और ग्रेविटेशन लॉ जो उनका है, ग्रेविटेशन लॉ, ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन, ये जो चीजें हैं, मतलब आप ये समझो 11th में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक, मतलब जहां पर आप ग्रहों संबंधी, ठीक ना, केपलर के नियम जो चैप्टर पढ़े हो, ग्रहों की गति, ठीक है ना, और पलायन वेग, वहां तक के जो चैप्टर आप पढ़े हो वो सब टोटल पार्ट मैकेनिक्स का होता है, ठीक ना। स्टार्टिंग से लेकर के वहां तक मैकेनिक्स का पोर्शन होता है। जो जब मैकेनिक्स समाप्त होता है, तो मैकेनिक्स समाप्त होने के पश्चात आप एक और यूनिट पढ़ते हो, वो भी फिजिक्स की एक शाखा ही है, जिसे बोला जाता है थर्मल फिजिक्स, ठीक ना, थर्मल फिजिक्स बोला जाता है। और जो थर्मल फिजिक्स होता है इसे बोलते हैं ऊष्म भौतिकी, ठीक है ना। हिंदी नाम से बहुत मतलब नहीं होगा, ऊष्म भौतिकी बोलते हैं। जो ऊष्म भौतिकी है ये भी आप 11th में पढ़े हो टोटल, जहां से आप ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जहां से चैप्टर आप स्टार्ट किए थे पढ़ना, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है ना, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप पढ़े होंगे, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक्स, ये चीजें आपने पढ़ा होगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कार्नाट-इंजन, ठीक ना, कार्नाट-इंजन पढ़े होंगे आप। ये सभी चीजें जो आप उसमें पढ़े हो, ये सब पोर्शन जो आपका आता है, ये आता है थर्मल फिजिक्स के अंतर्गत। और जो चीजें आपने ये पढ़ा ये इसमें आता है। अब और भी पार्ट आपने पढ़ा है 11th में, और भी शाखाएं हैं, मतलब फिजिक्स के और भी ब्रांचेज, उसका अध्ययन आपने किया। बहुत स्टैंडर्ड लेवल पर नहीं, बल्कि जो लेवल आपका 11th का है उस लेवल पर आपने पढ़ा। बाकी सब के बारे में आगे के भी क्लासेज में डिस्कशन होता है, चाहे आप बीएससी करोगे, बीटेक कुछ भी करोगे, उसमें भी ये सब चीजें आते हैं, केवल उनके और मतलब यूजेज और बताए जाते हैं उनको। वहां पर आप समझिए अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते हो, कैसे उसको यूज किया जाता है, वो सब चीजें आप उन्हें पढ़ोगे। इसके साथ साथ आप और भी वहां पर जो पार्ट पढ़े थे, वहां आपने पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड्स मैकेनिक्स। जो फ्लूइड्स मैकेनिक्स होता है, ठीक है ना,
तरल यांत्रिकी, इसे बोलते हैं तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी के अंतर्गत, ये भी आपने 11th में पढ़ा, जो तरल यांत्रिकी होता है, इस तरल यांत्रिकी के अंतर्गत आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, फ्लूइड्स पढ़े होंगे, तरल क्या होता है, ये चीज आपने से पढ़ा होगा, ठीक ना। इसी में आपने पास्कल का नियम पढ़ा था, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े थे, ये सभी चीजें आप इसमें पढ़े थे, तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। सरफेस टेंशन एक चैप्टर होता है, ठीक, सरफेस टेंशन जिसे बोला जाता है पृष्ठ तनाव, ये आपने इसमें पढ़ा होगा। उसके बाद इसमें एक चैप्टर और पढ़े थे, फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक ना, फ्लो ऑफ लिक्विड जिसे बोला जाता है द्रवों का प्रवाह, ठीक। ये सभी चैप्टर आप वहां पर डिस्कस किए थे, मतलब मैंने आपको बताया था सब चीजें। इसके बाद आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था पूरा, जो कि फोनेटिक्स का पार्ट होता है, ध्वनि विज्ञान का भाग होता है, ठीक ना, जिसमें आपने ध्वनि के बारे में पढ़ा। ध्वनि मतलब एक तरंग होता है, तो तरंग के बारे में आपने पढ़ा था। एक चैप्टर उसमें आप पढ़े थे, जो कि पूरा मतलब बड़ा सा चैप्टर था, वेव्स, ठीक। तो ये सब मिलकर के जितने भी पार्ट आप देख रहे, चाहिए ये सब फिजिक्स के एक ब्रांचेज हैं, एक शाखाएं हैं। इनमें इनके नियम और सिद्धांत जो होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। इसमें ऊष्मा संबंधित, उसमें तरल पदार्थ संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसमें जो नॉर्मल चीजें दैनिक जीवन में घटित होती हैं, ठीक ना, उन सभी बातों का अध्ययन आप इसमें करते हो। उनकी जो गुणा भाग मैकेनिक्स होता है वो चीज आप इसमें पढ़ते हो। ये सब पोर्शन आपके 11th के हैं, ठीक ना। अब हमें समझ लेते हैं कि, लेकिन है सब फिजिक्स के पार्ट ही, ठीक। अब इसमें हमें समझ लेते हैं जो पार्ट, ठीक ना, जिस ब्रांच का अध्ययन हमें क्लास 12th के फिजिक्स में करना है, तो फिजिक्स के वो कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, जिसका अध्ययन हमें क्लास 12th के फिजिक्स में करना है। अब हमें एक एक करके उनको एनालिसिस हमें क्लास 12th के फिजिक्स में करना है। उसमें से जो पहला पोर्शन होगा, जो पहला भाग होगा, उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रिक्स, ठीक ना, इलेक्ट्रिक्स बोलोगे। मतलब हिंदी में बोले तो इसे बोलेंगे वैद्युतिकी, ठीक है ना, वैद्युतिकी बोला जाएगा। मैं डेफिनेशन बाद में आऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं इसमें मुझे पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रिक्स में हमें तीन चीजें इसके अंतर्गत, जो वैद्युतिकी होगी उसमें मुझे 3 पार्ट पढ़ने होंगे। पहला पार्ट जो इसके अंतर्गत मुझे पढ़ना होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो दूसरा पार्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा गया इसे बोला जाता है स्थिर, ठीक है ना, इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, इसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, ठीक। और जो दूसरा लिखा जा रहा है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसे बोलते हैं गतिक भौतिकी, गतिक वैद्युतिकी, ठीक है ना, गतिक वैद्युतिकी, ठीक। ये चीज होता है। और जो तीसरा पार्ट होता है इसमें, उसमें मुझे पढ़ना होगा EMI, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब हिंदी में लिखे तो इसे बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये सभी टॉपिक जो मैंने यहाँ पर लिखा, इतना चीज अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके क्लास 12th में जो फिजिक्स है, इसमें आप ये समझिए 11 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक। 11 चैप्टर मतलब कि आप अल्टरनेटिंग करंट AC तक, प्रत्यावर्ती धारा तक के चैप्टर आप इस 3 ब्रांच में पढ़ लोगे। यही एक बहुत बड़ा ब्रांच है जो आपको क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ना है, वो है वैद्युतिकी, ठीक है ना। इसको आपको अच्छी तरह समझना होगा। वैद्युतिकी, उसके अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, EMI। पहले हमें समझ लेंगे कि वैद्युतिकी होगा क्या। वैद्युतिकी की अगर डेफिनेशन पूछा जाए वैद्युतिकी किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा बताओगे। वैद्युतिकी जो है भौतिक विज्ञान की, मतलब फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके
अंतर्गत हम चार्ज के बारे में एनालिसिस करेंगे। चार्ज, ठीक ना, जो आवेश होगा, आवेश, उसी के गुण और व्यवहार का अध्ययन करें। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक ना, उसकी प्रॉपर्टी और उसी के बिहेवियर, ठीक, उसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर का एनालिसिस किया जाएगा। ठीक, उस ब्रांच का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक्स होगा। परिभाषा यही होगी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के गुण और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आवेश के गुण और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसी शाखा को हम वैद्युतिकी कहते हैं। उसी शाखा को क्या कहते हैं, वैद्युतिकी कहते हैं। वैद्युतिकी में मुख्यतः 3 भाग होते हैं, मतलब हम आवेश के गुण और व्यवहार का अध्ययन 3 रूपों में करेंगे, ठीक ना, 3 रूपों में करेंगे। जिनमें से पहला रूप होगा, जिसमें से पहला रूप मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का यहाँ सेंस, जहां भी इलेक्ट्रो लिखा मिलेगा तो वहां पर समझना इलेक्ट्रो का सेंस जो होता है चार्ज से होता है। इलेक्ट्रो का सेंस जो होगा वो कहां से होगा, चार्ज से होगा, तो यहाँ पर चार्ज मतलब होगा। और स्टैटिक्स जो लिखा गया, अगर मैं इसको तोड़ कर लिखूं तो एक इलेक्ट्रो होगा, एक स्टैटिक्स होगा। इलेक्ट्रो का मतलब होगा चार्ज, आवेश हो जाएगा, और जो स्टैटिक्स है इसका मतलब होगा स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब होता है इन फॉर्म ऑफ रेस्ट, इन फॉर्म ऑफ रेस्ट, विराम की अवस्था में, ठीक है ना। इन फॉर्म ऑफ रेस्ट मतलब क्या होगा, विराम की अवस्था में, ठीक, विराम की अवस्था में, ठीक ना। तो ये मतलब हुआ। तो आप इसमें क्या करोगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो वैद्युतिकी का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा भाग है जिसमें हम आवेश के गुण और व्यवहार का अध्ययन तो करेंगे, पर आवेश जिस भी पिंड पर होगा, जिस ऑब्जेक्ट पर होगा, उसके हम स्थिर अवस्था में अध्ययन करेंगे। जो चार्ज बॉडी होगी वह स्थिर होगी, कहीं पर रखी गई होगी, और उसके गुण और व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई एक चार्ज, एक बॉडी हो गया जो कि चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव कुछ भी चार्ज होगा, वो कहीं पर स्टेशनरी होगा, स्थिर होगा, और उसके वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है, कितना उसका पोटेंशियल इफेक्ट यहाँ पर है, कितना उसका वैद्युत क्षेत्र कितने दूर तक है, ठीक है ना। उसके गुण और व्यवहार का अध्ययन हम करेंगे, पर स्थिर अवस्था में करेंगे। अगर हम स्थिर अवस्था में करेंगे तो वो पार्ट हमारा क्या होगा, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो याद रहे, अब मैं इसमें चैप्टर भी लिख दे रहा हूँ। स्थिर वैद्युतिकी में क्लास 12 की फिजिक्स में जो स्थिर वैद्युतिकी का पोर्शन होगा, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर आप समझिए, जिसमें से पहला चैप्टर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक ना। ये चैप्टर है, पहला चैप्टर ये होगा। और दूसरा चैप्टर इसमें आप पढ़ोगे गॉस थ्योरम, ठीक, गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय पढ़ोगे, ये दूसरा चैप्टर होगा, ठीक है ना। और तीसरा चैप्टर होगा, जो थर्ड चैप्टर होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, ठीक, ये चीज हम पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, समझिए कैपेसिटेंस, ठीक ना, इसे बोलेंगे वैद्युत संधारित्र, वैद्युत संधारित्र। तो स्टार्टिंग के जो ये 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे, यहां से लेकर के यहां तक, पहले से लेकर चौथे चैप्टर तक, इन चारों चैप्टर में हम चार्ज को क्या करेंगे, जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ रेस्ट होगा, इन फॉर्म ऑफ रेस्ट होगा, विराम की अवस्था में होगा, ठीक ना। इन चारों चैप्टर में आवेश क्या होगा, विराम की अवस्था में होगा, ठीक। तो आगे आपको एक बात मैं और बताऊंगा, अभी आप याद रख लेना कि जब चार्ज जो होता है, चार्ज इन फॉर्म ऑफ रेस्ट होता है, विराम की अवस्था में होता है, तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट कर पाता है, वैद्युत क्षेत्र ही केवल वो क्रिएट कर पाता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना पाता है। तो जहां भी हम स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी में केवल चर्चा किस पर होगी, वैद्युत क्षेत्र पर होगी, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र का यहाँ पर रेजिस्टेंस रहता है,
ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का नहीं होता है। जब आवेश स्थिर होगा तो स्थिर आवेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र कभी नहीं उत्पन्न करेगा। ठीक ना, ये 4 चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, चलो इसके बाद हम देख लेते हैं गतिकी मतलब क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है। ठीक ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है, थोड़ा इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा पोर्शन यहाँ पर लिखा गया है, दूसरा पोर्शन वो क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब मैंने आपको बताया चार्ज से, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज पार्टिकल ही होता है, तो कहीं जैसा भी होगा मैं आपको सेंस बताऊंगा कहाँ कैसे यूज करना होगा। और डायनामिक्स का मतलब होता है इनफॉर्म ऑफ मोशन, इनफॉर्म ऑफ मोशन, गति की अवस्था में। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम आवेश की प्रॉपर्टी का, ठीक ना, आवेश की प्रॉपर्टी और बिहेवियर, उसके जो व्यवहार होंगे, जो उसके हम गुण और व्यवहार का अध्ययन किस अवस्था में करें, जो चार्ज पार्टिकल होगा क्या कर रहा होगा, इनफॉर्म ऑफ मोशन होगा, गति की अवस्था में होगा। अगर हम किसी आवेशित कण के गुण और व्यवहार का अध्ययन गति की अवस्था में करें, उसके गति की अवस्था में करें, तो वो चीज जो होगा वह गति की वैद्युतिकी के अंतर्गत आएगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पोर्शन होगा। ठीक ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पोर्शन होगा। जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पोर्शन जब वो बनेगा, हमें समझ लें हमारे फिजिक्स में, क्लास 12 की फिजिक्स में जो 5वां और 6वां चैप्टर होगा, जो 5वां चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा, ठीक ना, वो होगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि इसे हिंदी में बोलेंगे वैद्युत धारा बोलेंगे। इसके बाद आप पढ़ोगे किरचॉफ लॉ। ठीक, किरचॉफ लॉ। ठीक, मतलब चैप्टर का नाम होगा सिंपल सर्किट, चैप्टर होगा सिंपल सर्किट, मतलब ऐसा भी चैप्टर कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, सिंपल सर्किट एंड किरचॉफ लॉ। ठीक है ना, सरल परिपथ और किरचॉफ का नियम इस चैप्टर में। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है मैग्नेटिज्म। ठीक ना, मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा मैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन होगा, जितना मैग्नेटिज्म का पोर्शन होगा, ये सभी चीजें हमें पढ़ने होंगे किसमें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। ठीक ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो 4 चैप्टर वो कवर हो जाएंगे, 3 चैप्टर यहाँ से कवर हो जाएगा। टोटल इन दोनों यूनिट में हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, किताब के यूनिट अलग होंगे, हम बेसिकली बता रहे हैं, मतलब इस प्रकार से होगा। तो 4 चैप्टर वहां से कवर होगा, 3 चैप्टर यहाँ से कवर होगा। ठीक, अब हमें इसके बाद जो अगला यूनिट होगा उसमें मुझे क्या पढ़ना है, EMI का मतलब होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होगा कि एक पार्टिकल जो होगा, एक बॉडी जो होगा, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा और वो चार्ज्ड रहेगा, आवेशित रहेगा। ठीक ना, आवेशित होगा, कोई चादर होगी, कोई कॉइल, कोई कुंडली होगी, वो चार्ज्ड होगी, आवेशित होगी। ठीक ना, तो जब वो आवेशित होगी उसके आसपास एक कोई दूसरा रखा जाएगा, एक दूसरी कॉइल रखी गई, दूसरा ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, इसके टच में नहीं है, इसके टच में नहीं है, इसे कुछ दूरी पर रखा गया है। ठीक ना, पर कुछ प्रभाव के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर, क्योंकि मेटल का ही होगा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो होंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो इधर आएंगे। ठीक है ना, इनके बीच अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होगी बढ़ने लगेगी। तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी वो वाला जोन, वो वाला सिरा नेगेटिव बन जाता है, और जहां से हट रहे होंगे वहां पर पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक सिरा नेगेटिव बन जाता है, एक पार्ट पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें जो होंगे, इस प्रकार के गुण और व्यवहार का अध्ययन हम किस में करेंगे, EMI में करेंगे।
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में करेंगे, ठीक है ना। इसका अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम यही चैप्टर ही पढ़ेंगे, EMI एक चैप्टर पढ़ लेंगे। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे AC। AC का मतलब होगा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। इसमें आप पढ़ोगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा। इस प्रकार से जो आप इसमें कवर करोगे तो आप देखोगे हमारे हिसाब से यहाँ पर 7 तो हो गया, 2 चैप्टर यहाँ करना हो, लेकिन आप उसमें और देखोगे कि 1-2 चैप्टर और दिए गए हैं, ठीक है ना। जो इसके पहले वाले मतलब एरोडायनामिक्स का पोर्शन होगा वो उसी में होगा। कुल मिला के 11 चैप्टर होगा और यहाँ तक के तीनों यूनिट में आपके 11 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। एक बात हम और समझ लेते हैं कि अगर चार्ज मोशन में होगा, गतिक अवस्था में होगा, मतलब जो हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, चौथे चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो याद रहे अगर चार्ज मोशन में होगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि वैद्युत क्षेत्र तो बनाएगा ही, प्लस वह मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों प्रकार के फील्ड का क्रिएशन करेगा, दोनों प्रकार के फील्ड का निर्माण करेगा, वैद्युत क्षेत्र भी बनाएगा और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। इतना पार्ट हमने यहाँ पर समझा, ठीक। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रिक्स जैसे यूनिट को कवर कर लोगे। यही यूनिट सबसे बड़ा होगा क्लास 12 की फिजिक्स में। इसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट होगा, इसके कंप्लीट होने के बाद आप एक नया यूनिट पढ़ोगे इसमें, ठीक है ना। एक नई यूनिट जो बड़ा वो भी यूनिट होगा, उसमें भी 12 चैप्टर 10 चैप्टर हैं, उसे आप बोलोगे ऑप्टिक्स, ठीक ना, जिसमें मैंने आपको 4 चैप्टर पढ़ा भी दिया है, ठीक ना। 3 चैप्टर पढ़ा रखा है। ऑप्टिक्स इसे बोला जाता है प्रकाशिकी, ठीक है ना, प्रकाशिकी कहा जाता है इसे। जो प्रकाशिकी है, ठीक, प्रकाशिकी, इसमें क्या करेंगे, ऑप्टिक्स वाले पोर्शन में हम प्रकाश के जो लाइट होगा, प्रकाश होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बिहेवियर, उसके गुण और व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। जो ऑप्टिक्स होगा, ऑप्टिक्स बताएंगे भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुण और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उसी शाखा का नाम क्या होगा, ऑप्टिक्स होगा, प्रकाश की होगा, ठीक ना। ये चीज आप परिभाषा समझ जाओगे। जब परिभाषा आपका क्लियर होगा, ये तो बात क्लियर हो चुका है, इसमें मुझे प्रकाश के बारे में एनालिसिस करना है। अब प्रकाश के बारे में जब एनालिसिस करना है तो लेवल के अकॉर्डिंग हम इसमें 2 ब्रांचेस पढ़ेंगे, मतलब ऑप्टिक्स के 2 पार्ट पढ़ेंगे। पूरा प्रकाश के बारे में वैज्ञानिकों के जैसे मत हैं, विचार हैं, उसी कारण हमें इसमें 2 प्रकार की शाखा के बारे में पढ़ना पड़ता है, 2 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं। एक रे ऑप्टिक्स होता है, एक रे ऑप्टिक्स होता है और एक वेव ऑप्टिक्स होता है, ठीक है ना। एक रे ऑप्टिक्स होता है, एक वेव ऑप्टिक्स होता है। जो रे ऑप्टिक्स होता है इसे बोलते हैं किरण प्रकाश की, ठीक है ना, इसे बोला जाता है किरण प्रकाश की बोलते हैं। और जो दूसरा पोर्शन लिखा गया ये वेव ऑप्टिक्स, इसे बोलते हैं तरंग प्रकाश की, ठीक है ना, इसे बोला जाएगा तरंग प्रकाश की बोलेंगे, ठीक, ये तरंग प्रकाश की कहलाएगा। जो किरण प्रकाश की मैंने यहाँ लिख रखा है यह एक जर्नल ऑप्टिक्स होगा, इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं जर्नल ऑप्टिक्स होगा। जर्नल ऑप्टिक्स का मतलब ये हुआ कि प्रकाश के जो गुण और व्यवहार हमें अपने दैनिक जीवन में नजर आते हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देखते हैं नॉर्मली दैनिक जीवन में जो दिखाई देता है, वो चीज हमें रे ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है। जैसे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के इम्पैक्ट क्या हो, जिस कारण किसी वस्तु का इमेज बनता है, मैं आपको देख पाता हूँ, आप मुझे देख पाते हो, वो घटना, वो इवेंट जो होती है क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन होता है, ठीक ना। स्कैटरिंग होती है, ठीक ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है जिसे बोलते हैं प्रकीर्णन। डिस्पर्जन जो होता है, डिस्पर्जन मतलब होता है वर्ण विक्षेपण, जिसका में ईंधनों का निर्माण होता है, ईंधन बढ़ने में डिस्पर्जन की प्रोसेस होती है, डिस्पर्जन होता है। तो ये सभी प्रभाव जिसमें आप ये सब चीजें पढ़ोगे, ठीक ना, ये सभी चीजें रे ऑप्टिक्स के पोर्शन होंगे। तो रे ऑप्टिक्स एक जर्नल प्रकाश की होगी,
जर्नल होगा मतलब कि जिसमें व्यवहारिक जो होगा, व्यवहारिक प्रकाश की समझ जाओ आप उसे, ठीक ना। लेकिन जो तरंग प्रकाश की होगी इसमें हम प्रकाश के गुण व्यवहार का अध्ययन करेंगे, लेकिन प्रकाश का नेचर क्या समझ कर चलना होगा, एक वेव समझ कर चलना होगा। प्रकाश जो होता है यूजुअली उसका नेचर जो होता है वो क्या होता है, वेव जैसा होता है, तरंग जैसा होता है। उस बेसिस पर हम वेव ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे। और वेव ऑप्टिक्स में जब आप पढ़ोगे, जब वेव ऑप्टिक्स, इसमें आपको पढ़ना होगा हाइगेंस की थ्योरी पढ़नी होगी। हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना। हाइगेंस थ्योरी पढ़ेंगे। हाइगेंस थ्योरी के बाद ये पहला चैप्टर होगा हाइगेंस थ्योरी, ठीक ना। इसके बाद हम इसे पढ़ेंगे व्यतिकरण पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद से पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। फिर एक पढ़ेंगे पोलराइजेशन, ठीक, पोलराइजेशन इसे बोला जाता है ध्रुवण। ये डिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन इसे बोलते हैं विवर्तन। ये हो गया इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ये चीज होता है व्यतिकरण। हाइगेंस थ्योरी मतलब हाइगेंस का सिद्धांत। ये 4 चैप्टर हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। और जो रे ऑप्टिक्स का होगा उसमें हम 6 चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन ये चैप्टर होंगे। उसके बाद आप उसमें लेंस पढ़ोगे, प्रिज्म पढ़ोगे, ठीक है ना। लेंस पढ़ोगे, प्रिज्म पढ़ोगे, मानव नेत्र पढ़ोगे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी ये चैप्टर पढ़ोगे। तो 6 चैप्टर उसमें, 4 चैप्टर इसमें, टोटल मिलाकर के हमें ऑप्टिक्स क्लास 12 के ऑप्टिक्स में जो पढ़ना है वो 10 चैप्टर इधर पढ़ने हैं। तो 11 चैप्टर उधर का कवर होगा और 10 चैप्टर यहाँ से कवर होगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से 21 चैप्टर आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। यही दो जो मतलब कि पार्ट मैंने आपको बताया, एक इलेक्ट्रिक्स का, एक ऑप्टिक्स का, यही आपके फिजिक्स के 2 सबसे बड़े यूनिट होंगे। एक ये होगा, एक ये होगा। अगर ये 2 आप कंप्लीट कर लेते हो अच्छी तरह से, अगर आपकी पकड़ इस दोनों यूनिट पर हो जाती है तो आप ये समझ जाइए आपने 80% फिजिक्स जो क्लास 12 का, 80 नहीं तो 75% मान कर ही चलिए कि 75% फिजिक्स आप कवर कर चुके हो। क्लास 12 का जो फिजिक्स होगा उसमें आपने 75% कवर कर लिया, ठीक है ना। बाकी जो चीजें मुझे और इसमें पढ़ने हैं, ठीक। इसके बाद देखिए मैं कुछ ब्रांचेज और लिख रहा हूँ फिजिक्स के। एक ब्रांच आपको और मिलेगा जो होगा न्यूक्लियर फिजिक्स का, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स इसे आप बोलोगे नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स इसे बोलेंगे नाभिकीय भौतिकी। जो नाभिकीय भौतिकी मतलब भौतिक विज्ञान की एक शाखा होगी और इस शाखा के अंतर्गत हम न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जो केमिस्ट्री में पढ़े हो वो तो पढ़े हो आप, ठीक है ना। लेकिन उसका पूरा डिटेल एनालिसिस जो होता है वो आप इसमें पढ़ोगे, क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ोगे। ये हो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो आपने पढ़ा होगा, नाभिकीय बल जो होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल, ब्रह्मांड का सबसे प्रबलतम बल होता है नाभिकीय बल, ठीक है ना। वो चीज आप इसमें टोटल पढ़ोगे, ठीक है ना, न्यूक्लियर फोर्सेज। इसके बाद इसमें आप बाइंडिंग एनर्जी वगैरह पढ़ते हो, ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सभी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। पूरा एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे। एटॉमिक मॉडल जो होते हैं अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए, अपना अपना मॉडल दिया गया है एटम्स के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि उस समय के वैज्ञानिकों के लिए परमाणु को डिफाइन करना एक चुनौती बना हुआ था। तो अपने अपने समय पर अलग अलग वैज्ञानिक अपने अपने विचार, अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं। तो ये सभी विचारधाराएं हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा वो सब चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगे। रेडियो एक्टिविटी भी सेम में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी तक के चैप्टर आप से पढ़ोगे। टोटल मिलाकर के 4 चैप्टर आप यहाँ पर कवर करोगे, ठीक है ना। 4 चैप्टर यहाँ पर कवर करोगे। जब 4 चैप्टर यहाँ पर कवर करोगे तो मैंने आपको बताया 11 चैप्टर हो, 10 चैप्टर यहाँ के, 11 इसके हो गए, 10 इसके हो गए, 4 आप इसमें पढ़ लोगे। तो कुल मिलाकर के अभी 25 चैप्टर आपके इस प्रकार से कवर हो जाएंगे। जब यहाँ पर 25 चैप्टर कवर हो जाएंगे
अब आगे हम बढ़ लेते हैं कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, ठीक है ना। जहां से न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट होगा, यहीं से आप इसे आप नाम भी दे सकते हो मॉडर्न फिजिक्स। ये होगा मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन, यहीं से मॉडर्न फिजिक्स भी स्टार्ट होगा। 18वीं शताब्दी के बाद की जो फिजिक्स है वो आपके मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत रखी गई है। 18वीं शताब्दी मतलब कि आप ये समझ जाओ जैसे कि 18वीं शताब्दी के बाद मतलब आप ये समझ जाओ 1801, 1802, 1803, सन 1802 इस प्रकार के बाद की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके उसमें जो फिजिक्स के राज और प्रिंसिपल हैं उनको जो भी वैज्ञानिक बताएं वो सब मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन होगा। तो इसमें जो भी बातें आएंगी वो इस सन के बाद की होंगी, ठीक ना। तो सब न्यूक्लियर फिजिक्स का पोर्शन होगा। इस प्रकार से कवर हो जाएगा। और जब ये कवर होगा इसके बाद मुझे इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रिक्स है, एक होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इसको आप हिंदी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोलोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में जो चीज हम इलेक्ट्रिक्स में पढ़ रखे, इलेक्ट्रिक्स में मैंने जो कुछ पढ़ रखा है उसके नियम और कानून जो कुछ हमने इसमें पढ़ा होगा वो सब चीज यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। और उसी का यूज करते हुए हम मानव उपयोगी चीज बनाएंगे जिससे मानव को कोई भी चीज करने में आसानी हो सके, ठीक है ना। वो सभी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे। मानव उपयोगी चीजें सब बनाए जाएंगी विज्ञान के नियमों और सिद्धांत का उपयोग करते हुए। जो पार्ट हम पढ़ेंगे मतलब पूरे वैद्युत से संबंधित वो आप इसमें पढ़ोगे, ठीक ना। किस प्रकार से कोई चीज बनाया जाता है। जैसे हम इसमें जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहले पूरा आप पार्ट पढ़ोगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक समझिए, एबीसीडी आप स्टार्ट करोगे। और एबीसीडी उसकी स्टार्टिंग होगी सेमीकंडक्टर टॉपिक से। तो सेमीकंडक्टर आप इसमें पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो सेमीकंडक्टर आप पढ़ोगे तो मतलब कि अर्धचालक जो होते हैं। इसके पढ़ने के बाद इसमें आप डायोड पढ़ोगे, ठीक है ना। डायोड पढ़ने के बाद ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, ठीक। ट्रांजिस्टर जब इतना चीज आप पढ़ लोगे इसी में आप एलईडी पढ़ोगे, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है। इसमें आप फोटो डायोड पढ़ोगे, ठीक ना। फोटो डायोड ये सब पार्ट आप इसमें टोटल पढ़ोगे, ठीक ना। रेक्टिफायर पढ़ोगे, दिष्टकारक क्या होता है। पूरा एसी डीसी करंट जो होते हैं उनका पूरा यूज यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ज्यादा एसी आएगा। ये चीज हम इसमें टोटल पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इतना पार्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा जिसमें आप ये समझ जाइए कि आपको इसमें 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। तो 3 चैप्टर आप यहाँ से कवर कर लोगे, ठीक। उसके बाद 2 चैप्टर और आएगा कम्युनिकेशन और संचार व्यवस्था। इस प्रकार से 3 चैप्टर ये हो जाएंगे, 2 चैप्टर और आ जाएंगे और आपके ये 30 चैप्टर यहाँ से कवर हो चुके होंगे। जब यहाँ 30 चैप्टर कवर हो जाएगा तो यहाँ पर 2 चैप्टर और बचेगा। एक चैप्टर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो कि स्टार्टिंग में ही होगा, मतलब कि जहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स होगा उसी की जस्ट पहले का टॉपिक होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें आइंस्टीन वैज्ञानिक आइंस्टीन का पूरा योगदान है इस पार्ट को बनाने में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये चैप्टर ये पढ़ोगे, ठीक ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। और जो एसी चैप्टर होगा अल्टरनेटिंग करंट उस चैप्टर के बाद एक चैप्टर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो 2 चैप्टर वो आ जाएंगे। तो टोटल मिला करके अगर आप ओवरऑल ऐड करोगे तो 32 आएगा। तो यही 32 चैप्टर का डिस्कशन आपको करना है। क्लास 12 के फिजिक्स में 32 चैप्टर आपको पढ़नी है। तो मैंने आज आपको केवल बेसिक चीजें बताया, इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक ना। इसमें मैंने आपको ये समझाया कि आपको पढ़ना क्या है। तो पहले आपको ये पता हो जाए कि हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमारा अप्रोच क्या होगा, मुझे पढ़ना क्या होगा, ठीक है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी होगी, आपकी इसी प्रकार से रणनीति होगी जो आपको मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा, ठीक है ना। तो एक एक करके हम इसमें स्टार्ट करेंगे। पहले आज मैं आपको बताऊंगा चार्ज के बारे में, ठीक ना। चार्ज क्या होता है? आवेश।
लेते हैं आवेश किसे कहते हैं। देखिए, अगर आप डेफिनेशन समझोगे आवेश किसे कहते हैं, तो जो डेफिनेशन आप हाई स्कूल लेवल पर पढ़े हो चार्ज की, आवेश की, ठीक ना, वो आवेश की परिभाषा जो है वो केवल क्वेश्चन सॉल्व कराएगा आपका, वो केवल जो फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करवाएगा, उससे आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो आवेश की जो संकल्पना, आवेश किसे कहा गया, कैसे डिफाइंड किया गया इस चीज को, ठीक है ना, ये चीज आप क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़ोगे और यही आपका पहला हेडिंग ही होगा, आवेश। मतलब यहाँ पर मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। इसे आप बोलोगे आवेश की संकल्पना, ठीक है ना, आवेश की संकल्पना। कि कोई चीज आवेशित है तो हम कैसे समझेंगे आवेशित है, कोई चीज अगर आवेशित नहीं है तो किस प्रकार से आप डिटरमाइन करोगे, डिटेक्ट कर पाओगे, ठीक ना। अगर आप आवेश की ये परिभाषा बताते हो, ठीक है ना, कि जो ये परिभाषा आपने पढ़ा, Q बराबर IT, एकांक समय में किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा ही आवेश कहलाती है। अगर ये परिभाषा आप बताते हो तो ये परिभाषा केवल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा पाएगी, आपका कंसेप्ट आपको फील नहीं दिलवा पाएगी कि चार्ज होता क्या है, ठीक ना। तो चार्ज की फीलिंग के लिए आपको कंसेप्ट ऑफ चार्ज समझना होगा, आवेश की संकल्पना समझनी होगी, ठीक ना। आवेश की संकल्पना के संदर्भ में पहले मैं आपको बताऊं कि 16वीं शताब्दी की बात है, मतलब कि 16वीं शताब्दी जब चल रही थी उसी समय की बात है कि जैसे कि एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, सॉरी अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक ना, डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक। 16वीं शताब्दी की बात है, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या है, डॉक्टर गिलबर्ट। और डॉक्टर गिलबर्ट जो थे ये इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंड जो एक देश है, ठीक ना, इंग्लैंड की रानी, और उस समय इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ, ठीक ना, एलिजाबेथ। और इस रानी के पर्सनल डॉक्टर थे डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक ना। इन्होंने ये बताया कि जब एक ऑब्जेक्ट को, जब कोई एक ऑब्जेक्ट जो होगा, ठीक ना, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़ा जाता है, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़ा जाता है तो रगड़ने के पश्चात, जब रगड़ा जाता है, रगड़ने के पश्चात तो होता क्या है, इन पदार्थों के अंदर जो ये टुकड़ा होगा और जो ये टुकड़ा होगा, इन टुकड़ों के अंतर्गत, इन टुकड़ों के पास हल्की हल्की वस्तुएं, ठीक ना, इनके पास क्या आ जाएगा, जो कि लाइट वेट वाले ऑब्जेक्ट होंगे, लाइट वेट, ठीक ना, हल्के भार वाले जो पदार्थ होंगे उनको अपनी तरफ खींचने का गुण आ जाता है इन टुकड़ों के पास। जैसे मान लीजिए कोई पेपर हो गया, ठीक ना, कोई यहाँ पर तिनका हो गया, ठीक ना, एक्स्ट्रा मटेरियल जो होते हैं वो चीज जो हो गए, पेपर हो गए, ये सब चीजें जो होंगे उनको अपनी तरफ खींचने का गुण आ जाता है। ये किसने बताया था, डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया था। क्यों, क्योंकि डॉक्टर गिलबर्ट से पहले और लोग ये प्रयोग कर रहे थे, जिसमें थेल्स नाम का वैज्ञानिक ने स्टार्ट किया था। उसने ये बताया कि जब आबनोस की छड़, एक आबनोस एक पदार्थ होता है, आबनोस, ठीक ना, आबनोस एक पदार्थ होता है। उन्होंने ये बताया कि जब आबनोस की, ये थेल्स वैज्ञानिक थे, ठीक ना, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक भी था। आप ये समझ जाओ जितने भी भौतिक वैज्ञानिक होंगे, फिजिस्ट होंगे, ठीक ना, भौतिक होंगे, ठीक ना, भौतिक होंगे, वो साथ साथ दार्शनिक भी होंगे, वो ज्यादातर दार्शनिक है, आप ये समझ जाइए। तो फिर से दार्शनिक भी था, भौतिक वैज्ञानिक भी था। उसने क्या किया था, आबनोस की छड़ को, ठीक है ना, आबनोस की छड़ को लिया था और आबनोस की छड़ को लेकर के उसने क्या किया था, बिल्ली जो होती, कैट, उसकी खाल, उसकी जो चमड़ी होती है उससे रगड़ा। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा उनके दिमाग में आया, वो चीज उनको मिला, उसी पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना प्रारंभ किया था।
तो जब उन्होंने आब्रोस के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि जो आब्रोस की छड़ है और जो बिल्ली की खाल है, ठीक ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट के पास एक टेंडेंसी आ चुकी है कि ये हल्की वस्तुओं को मतलब खींच पा रही है। जो लाइट वेट वाले ऑब्जेक्ट, चाहे वह कागज का टुकड़ा हो, चाहे वह कोई रॉ मटेरियल आप समझ जाओ, कोई तिनका वगैरह हो, तो उनको मतलब खींचने का गुण आ जा रहा है, ठीक ना। तो ये चीज उन्होंने बताया, जो थेल्स ने बताया वही चीज डॉक्टर गिलबर्ट भी बोले। और डॉक्टर गिलबर्ट ने एक चीज इस तरह ये कहा कि ये जरूरी नहीं है केवल आब्रोस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए। ऐसे प्रकृति में बहुत से पदार्थ हैं कि उनको अगर हम आपस में रगड़ते हैं तब भी ये गुण उसमें आता है, हल्की हल्की वस्तुओं को उसमें खींचने गुण आ जाता है। जैसे उन्होंने और पदार्थ का जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया एगोनाइट की छड़ की। हाँ, एक पदार्थ होगा एगोनाइट, एगोनाइट की राड होगी, एगोनाइट की राड होगी। लाख एक पदार्थ होगा, ठीक है ना, लाख एक पदार्थ होगा, उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। आब्रोस की छड़ का जिक्र किया है, बिल्ली की खाल का, और यहाँ पर कांच जो होगा, ग्लास रॉड, ठीक है ना, इस सब चीजों का उन्होंने जिक्र किया है कि ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो कि अगर एक दूसरे से रगड़े जाते हैं तब भी उसमें क्या होता है, हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का गुण आ जाता है। ऐसा विचार किसका था? डॉक्टर गिलबर्ट का था, ठीक ना। तो ये लोग अपने अपने विचार दिए, ठीक, आवेश के बारे में। और जब ये रगड़े गए तो रगड़ने के पश्चात तो उन्होंने ये बताया कि ये पदार्थ जब ये रगड़े गए तो हमें हल्की वस्तु जब खींचने को आ गया, तब उन्होंने ये कहा, ये वैज्ञानिक लोग ये बोले कि अब ये पदार्थ क्या हो चुके हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, मतलब वैद्युत आवेशित हो चुके हैं। जो ये ऑब्जेक्ट हैं वो वैद्युत आवेशित हो चुके हैं। और उन्होंने इसके पीछे की कहानी बताया कि जब रगड़ा जाता है, रगड़ने से होता क्या, क्यों ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, कैसे इनमें चार्ज आ जाता है, ठीक ना, कैसे आवेशित हो गए हैं, ठीक ना। आवेशित होने का मतलब ये हो गया उसमें हल्की वस्तुओं को खींचने का गुण आ गया। ये प्रारंभिक अवधारणा थी, ऐसी विचारधारा प्रारंभ की थी। तो जब इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं तो उन लोग का ये विचार था, ये बताए कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़ा जाता है, रगड़ने से होता क्या है, ट्रांसफर हो जाता है, किसका, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। और फिर यहीं पर एक अजम्पशन उन्होंने सोचा, फिर बताया कि जरूरी नहीं कि ऐसा अगर आप बोलते हो कि आब्रोस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले आ जाते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने माना, जो वो लोग माने हैं वही चीज हमको समझना, वही हमको याद रखना है, ठीक ना। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये चीज वो लोग प्रूफ नहीं कर पाए, एक अजम्पशन है, एक अवधारणा है, विचारधारा है उस समय के वैज्ञानिकों की। वो चीज जो बता दिए हैं मुझे उसी पर, उसी चीज को आपको मानकर चलना है, ठीक ना। आगे की जो बातें होंगी, ठीक ना, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वैज्ञानिक लोग ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानी बता दें, आप सोचिए अगर कोई मनगढ़ंत कहानी बता दें, पर उस कहानी के बेसिस पर आज की जो भी चीजें, जो फिनोमेना हो रहा है, अगर आप उसका सफल व्याख्या कर पा रहे हो, ठीक, तो समझ जाइए कि वैज्ञानिक लोग जो मनगढ़ंत कहानी गढ़े थे वो सही है। आप उसके प्रूफ के बारे में मत सोचिए, ठीक ना। तो ये उसी प्रकार का चीज है, ठीक, अवधारणा वही चीज होती है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई उसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है, लॉजिकल प्रूफ नहीं होता है, एक अवधारणा होती है, ठीक है ना। अवधारणा का मतलब ये है जिसको आप सत्यापित ना कर पाओ पर उसका कोई हम अपवाद भी ना पाए, ठीक ना। एक अवधारणा ऐसा समझो, जैसे अगर आपको कोई ये कह दे कि सिद्ध कीजिए सूरज पूरब में निकलता है, तो आप ऐसा सोचो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक ना। तो आप वही एक अवधारणा है, मान लिया गया है, पूर्वज लोग ऐसे मानते हुए आए तो हम भी मान रहे हैं, तो कुछ चीजें मान लेना ही बेहतर है, ठीक ना। तो ये चीज है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ रहा है, ठीक ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ रहा है। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसे बोल दिया गया है उसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, एक्सेस ऑफ
इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जा रही है। तो वैज्ञानिकों का ये विचार था कि इसी इलेक्ट्रॉन की कमियों और अधिकता के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो चार्ज्ड होता है, वो चार्ज्ड हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है, ठीक ना, इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है। तो वैज्ञानिक लोग यही बताए कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा ही कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो चार्ज्ड हो पाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज है या आवेशित है, तो इसका ये मतलब हुआ इसके पास सामान्य अवस्था से, मतलब जैसे आप मान लीजिए पदार्थ है, तो इसके पास अगर नॉर्मल स्टेज में अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, अर्थात ये न्यूट्रल है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा उससे हम बोलेंगे क्या है, ये न्यूट्रल है। तो अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब अगर मैं मान कर चलूँ इसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 ही क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा, और ये अभी क्या है, न्यूट्रल स्टेज में। ये इसके पास नॉर्मल स्टेज की कहानी है। पर अगर कुछ ऐसा हो जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, निकाल दे, और उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही है, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षम घूमते हैं, नाभिक से इलेक्ट्रॉन नहीं, नाभिक के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं वो स्थिर अवस्था में बने रहते हैं, वो नहीं निकलते हैं, उनके प्रबल नाभ के बल से बंधे होते हैं, सबसे प्रबलतम बल से बंधे होते हैं, उनको उनका निकलना आसान नहीं होता है, यही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब इलेक्ट्रॉन घट गया या कहीं ऐसा हो जाए किसी के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, ठीक ना, तब हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चार्ज हो चुका है, आवेशित हो चुका है। अगर 11 था 11 ही रहेगा, इसका मतलब वो अभी भी न्यूट्रल है। पर अगर 11 था 10 हो गया, 11 था 12 हो गया, मैं एग्जाम्पल तौर पर केवल बता रहा हूँ, ठीक ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है फिर बढ़ जाती है, तभी आप बोलोगे वो ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, आवेशित हो चुका है, मतलब चार्ज हो चुका है, ठीक ना। तभी आप उससे बोलोगे ये ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, आवेशित हो चुका है, ठीक। तो ये चीज हुआ आवेशित होने की कहानी। ये आवेश की संकल्पना अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, इन्हीं सब विचारों पर जो ये लोग अपने प्रयोग किए, जो भी विचार अपने समय पर वैज्ञानिक लोग दिए, तो क्या हुआ, एक वैज्ञानिक और थे जो इस चार्ज के बारे में और कुछ समझना चाहते थे कि चार्ज तो वैज्ञानिक लोग बता दे इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से होता है, पर हम ये भी समझना चाह रहे हैं ये कितने प्रकार का होता है। तो उन्होंने टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश कितने प्रकार का होता है, वो चीज समझने के लिए वैज्ञानिक जो थे, मतलब एक अमेरिका का वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, वैज्ञानिक जो था उसका नाम था बेंजामिन, ठीक ना, फ्रैंकलिन, ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे, अमेरिका का एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, और प्रयोग करने का उनका जो मोटो था, जो उनका उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि टाइप्स ऑफ चार्ज कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, या एनालिसिस कर रहे तो चार्ज के बारे में, आवेश होता क्या, कितने प्रकार का होता है, ठीक ना, इसके बारे में वो एनालिसिस करना चाह रहे थे, ठीक ना, विश्लेषण करना चाह रहे थे। उसी के संदर्भ में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया क्या, थोड़ा इनके एक्सपेरिमेंट का मॉडल हम समझ लें, कैसा एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे। उन्होंने पहला काम यही किया, एक आगनोस की छड़ को लिया, ये सपोज करिए आगनोस की छड़ है, ठीक ना, और इस आगनोस की छड़ को ले करके उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा, आगनोस की छड़ को ले करके, ये आगनोस की छड़ मान सकते हो, ये आगनोस की छड़ होगी, आगनोस की छड़, और इस आगनोस की छड़ को लेकर के उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा, एक इसको रगड़े, एक और दूसरा आगनोस की, एक छड़े लिए, एक आगनोस के और छड़ लेते, 2 छड़ लेते, और दोनों को बिल्ली की खाल से रगड़ा। दोनों को बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात ऐसे एक आगनोस की छड़ ये हो गई और एक आगनोस की छड़ ये हो गई, ठीक ना, 2 आगनोस छड़। उसके बाद उसको उन्होंने क्या किया, एक दिन आधार से लटका दिया,
दोनों ऑलमोस्ट की छड़ हैं, दोनों समान साइज के हैं, समान साइज के हैं। ऐसा साइज का कोई फिलहाल कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, सब मान सकते हो, लेकिन आप समान साइज, समान द्रव्यमान वाले, समान क्षेत्रफल वाले ऐसे दो राड हैं, दोनों को लेकर के बिल्ली की खाल से रगड़े। ऑलमोस्ट की छड़ को उन्होंने किससे रगड़ा था? बिल्ली की खाल से रगड़ करके उन्होंने एक स्टैंड पर उसको लटका दिया। एक ये स्टैंड है, स्टैंड पर उन्होंने उसको लटका दिया। उसके बाद दूसरा क्या किए, एक प्रयोग और किए, बगल में एक दूसरा स्टैंड रखे दूरी पर, और उन्होंने उसमें क्या किया, दो कांच की छड़ को लिया। ये दो छड़ मैं जो ले रहा हूं यहाँ पर, ये वाले दोनों छड़, ठीक है ना, एक छड़ ये, एक छड़ ये। उन्होंने दो छड़ लिया, किसका? कांच का। तो यहाँ कांच की छड़ है, ठीक। तो इस कांच की दोनों छड़ों को उन्होंने, रेशम एक पदार्थ होता है, रेशम, ठीक है ना, तो उन्होंने इसको रेशम से रगड़ा। रगड़ने के पश्चात उन्होंने इसको यहाँ पर लटका दिया, ठीक ना। जब ऐसा लटकाए, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट इस पर हुआ, कांच की छड़ रेशम के साथ, ऑलमोस्ट की छड़ बिल्ली की खाल। रगड़ने के पश्चात हम देख रहे हैं कि ये भी छड़ दूर जा रहे हैं, दोनों छड़ एक दूसरे के क्लोज नहीं आ रहे हैं, पास नहीं आ रहे हैं। जबकि आप इस सोच कर समझिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि अगर ये बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल है, तो बिल्ली की खाल से अगर एक ऑलमोस्ट की छड़ को रगड़ा गया होगा, जैसे चार्ज, जो भी चार्ज, चाहे पॉजिटिव आया हो नेगेटिव आया, उससे हमारा नहीं मतलब, क्योंकि अभी तक वो याद ही नहीं है चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव क्या मतलब। अब ये बताएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। जैसा भी चार्ज इस पर एग्जिस्ट किया होगा, तो अगर मानकर आप चलो, अगर इस पर पॉजिटिव आया होगा, अगर इस पर पॉजिटिव आया या फिर नेगेटिव आया होगा, एक अवधारणा है, अगर इस पर नेगेटिव तो इस पर भी नेगेटिव आया होगा, सेम बात, क्योंकि दोनों एक ही क्षण एक ही पदार्थ से रगड़े जा रहे हैं। एक बिल्ली खाल से दूसरे भी बिल्ली खाल से रगड़ी गई, ठीक है ना। अब क्या किया गया, या ऐसा आप समझ सकते हैं, इसको एक बिल्ली खाल से, इसको दूसरे वाली बिल्ली खाल से, वैसी चीज है। अब यहाँ पर रेशम से, ठीक ना, रेशम भी एक प्रकार कीट होता है, ठीक ना, वहां से जो वस्त्र उद्योग, मतलब वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज हुआ, उन्होंने उसको जब कांच से रगड़ा, तो कांच से रगड़ने के पश्चात उन्होंने इसको यहाँ पर लटकाया। अब जैसे जब इसको रगड़े होंगे, जैसा चार्ज इस रॉड पर एग्जिस्ट किया होगा, वैसे चार्ज इस पर भी एग्जिस्ट किया, क्योंकि ये भी कांच की छड़, ये भी कांच की छड़, दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ रेशम से रगड़े गए हैं, तो दोनों पर सेम प्रकार की चार्ज एग्जिस्ट कर रही होगी। अभी हम एक कह नहीं सकते कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि एक अवधारणा आई है, विचारधारा है, तो मानकर चला गया पॉजिटिव है, तो मैंने लिख दिया पॉजिटिव है, ठीक ना। अब क्या उन्होंने फिर क्या देखा, एक्सपेरिमेंट में उनके सामने और क्या मिला, उन्होंने क्या किया, अब एक इसका राड ले लेते हैं, एक इसका राड ले लेते हैं। तो एक राड उन्होंने आग्नोस का लिया और एक किसका लिया, कांच का लिया, ठीक है ना, एक यहाँ का राड, एक यहाँ। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि दोनों राड एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब उन्होंने उसको लटकाया तो देख रहे हैं कि दोनों राड एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जा रहे हैं, बहुत पास आ जा रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने सोचा आखिर ऐसा क्या हो रहा है इनके बीच जो दूसरे के पास आ रहे हैं, जबकि दोनों सेम सेम थे तो दूर जा रहे थे। इसमें भी दोनों सेम हैं, दूर जा रहे हैं, इसमें दोनों सेम नहीं है तो पास आ रहे हैं। तब उनके दिमाग में एक बात क्लिक किया, तब उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से जो चार्ज होता है वह दो प्रकार का होता है, ठीक ना। वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो ऐसा चार्ज होगा जो आग्नोस की छड़ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक टाइप का वो होगा, एक टाइप का चार्ज वो होगा जो आग्नोस की छड़ पर एग्जिस्ट कर रहा है, पर उससे डिफरेंट टाइप का चार्ज इस पर होगा, कांच की छड़ पर होगा, ठीक ना, कांच की छड़ पर होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका नेचर, इस वाले छड़ का नेचर, इस वाले छड़ का नेचर सेम होता, तो जो चीज यहाँ रिपल्सन ने दिखा रहे हैं वो रिपल्सन यहाँ भी दिखाते। पर यहाँ पर क्या, जब एक इसका लिया गया तो नेचर में जस्ट अपोजिट नेचर आ गया, जो नेचर उसका था उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर आ गया, अर्थात दोनों अट्रैक्ट हो चुके हैं,
ठीक ना। तो इन्होंने वैज्ञानिक ने ये बताया, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने ये बताया कि एक प्रकार का चार्ज इस पर एग्जिस्ट करता है जो कि अलग कैटेगरी का होता है, अलग नेचर का होता है, और एक अलग प्रकार का चार्ज इस पर एग्जिस्ट करेगा जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर प्राप्त होता है। एक इसका हो गया, एक ये, ठीक ना। और उन्होंने ये भी देखा और ये बताया कि जैसा चार्ज इस पर वैसा चार्ज इस पर, ठीक ना, तो रिपल्सन हो गया। जैसा चार्ज इस पर वैसा चार्ज पर, तो इसमें भी रिपल्सन हो गया। पर जैसा चार्ज इस पर उसका डिफरेंट इस पर, तो अट्रैक्शन हो गया। तो इसी बेस पर उन्होंने ये भी बताया कि अगर एक ही प्रकार के चार्ज है, उन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था सजातीय आवेश का, ठीक ना। सजातीय आवेश, सजातीय आवेश से बोलते हैं सिमिलर चार्ज, से बोला जाता है सिमिलर चार्जेज। तो सिमिलर चार्जेज मतलब एक ही क्लास के चार्ज, मतलब कि दोनों चार्जेज या तो पॉजिटिव के हों या दोनों चार्जेज क्या हों, नेगेटिव के हों। इसे बोलेंगे क्या, सिमिलर चार्ज कैटेगरी, ठीक ना। जैसे एक पर 2 कूलम, एक पर 3 कूलम, दोनों पॉजिटिव है तो सिमिलर चार्ज है, एक कैटेगरी वाले हैं। तो उन्होंने ये भी बताया था सिमिलर चार्ज अगर होंगे इनके बीच रिपल्सन होगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब सजातीय आवेश अगर होंगे, सिमिलर चार्ज होंगे, तो इनके बीच कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा आगे मैं बताऊंगा। तो याद रख लो भी, इनके बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स, ठीक ना। रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन सिमिलर चार्जेस, उन्होंने ही बताया था रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन सिमिलर चार्जेज। अगर सिमिलर चार्जेज होंगे तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स मतलब कि एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में रहेगा, मतलब प्रतिकर्षण बल होता है, चाहे ये हो गया चाहे ये हो गया। पर यहाँ पर देख रहे हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। इसे अगर इसे आप नाम देना चाहो तो इसे बोलोगे आप विजातीय आवेश, इसे नाम दिया जाएगा विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश को बोलेंगे क्या, डिसिमिलर चार्ज, डिसिमिलर चार्जेज। विजातीय आवेश, जो विजातीय आवेश होते हैं जैसे ये और ये अलग अलग है तब अट्रैक्ट हो। तो उन्होंने ये बताया इनके बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, मतलब आकर्षित करने वाली प्रकृति का होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो अगर दो ऑब्जेक्ट इस पर विपरीत आवेश होगा तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, और जिनमें समान प्रकार के चार्ज होंगे उनके बीच रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये भी बात उन्होंने बताया था। और ये भी बताया कि आवेश की 2 टाइप्स भी होते हैं। तो उन्होंने नामकरण रख दिया, उन्होंने नामकरण कर दिया, और एक का नाम कर दिए पॉजिटिव चार्ज और एक का नाम कर दिए क्या, निगेटिव चार्ज। एक का नाम क्या रख दिए, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो अवधारणा उन्होंने रखा वो अपने मन से नहीं बल्कि अपने पहले वाले वैज्ञानिक दार्शनिक के विचार के अनुसार रखी, क्योंकि इसके पहले की विचारधारा थी आबनोस की छड़ को बिजली की खाद से रगड़ने पर आबनोस की छड़ पर नेगेटिव आता है, ये मान लिया गया था। जब मान लिया गया था मतलब उसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर चले जाते हैं तो जिसके पास टर्न की अधिकता हो जाती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एक उस बेसिस पर उन्होंने उसको नेगेटिव चार्ज बोला। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होगा जिस ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिस पदार्थ के पास टर्न की अधिकता हो जाएगी उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। कितना चार्ज होगा उसका क्वांटिटी वैल्यू कितनी होगी उसका बताया जाएगा। पर अगर पॉजिटिव चार्ज है जैसे कि रेशम कांच की छड़ पर जो आता है पॉजिटिव चार्ज माना गया है कि यहाँ से टर्न निकल करके चले जाते हैं रेशम में, ऐसा अवधारणा है, माना गया है। उस प्रकार इसके पास टर्न कमी हो जाती है और जिसके पास टर्न कमी हो जाती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जैसे यहाँ पर सोडियम है, एक टर्न निकाल दिया है, टर्न कमी हो गई तो इनमें प्लस बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन यही क्लोरीन है, टर्न 17 एक टर्न और आ गया तो क्या आ गया, क्लोराइड आयन बन जाता है। एटॉन की अधिकता होने पर नेगेटिव चार्ज, एटॉन की कमी होने पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, ऐसा आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज जब इस पर आया तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट पर होगा तो निश्चित रूप से आपको समझना होगा उसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट एनी ऑब्जेक्ट
या एट एनी चार्ज बॉडी देन दी चार्ज बॉडी इज पॉजिटिव नेचर। जो चार्ज बॉडी होगा उसका नेचर कैसा होगा, वो पॉजिटिव नेचर का होगा, और उसका जस्ट अपोजिट एंड वाइस वर्सा इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और इसी का जस्ट उल्टा जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज नेचर का होगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज मैंने आपको ये पूरा पार्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज है इसको बताया, ठीक है ना। आवेश कितने प्रकार के हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। ये तो आवेश के दो प्रकार हो गए, और आवेश के दो क्लास, दो वर्ग होते हैं। एक सजातीय आवेश का वर्ग होगा, एक विजातीय आवेश का वर्ग होगा। सजातीय आवेश में दोनों चार्ज सेम नेचर वाले होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव के होंगे या दोनों नेगेटिव के होंगे। ये वर्ग है, क्लास, ये वर्ग है, क्लास बोलेंगे। एक क्लास में सेम नेचर वाले लोग रहते हैं, ठीक है ना। ये चीज हो गया। और जो विजातीय होता है, जैसे एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसे हम बोलेंगे विजातीय प्रकृति के आवेश, ठीक है ना। ये हो गया। अगर दोनों आवेश विजातीय प्रकृति के होंगे जिनके बीच आकर्षण का बल लगेगा, आगे मैं बताऊंगा वैद्युताकर्षण बल, वैद्युतकर्षण बल, या वैद्युत बल क्या होता है, आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वही वैद्युत बल होगा। वो सब चीजें अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि उतना पर्याप्त टाइम चाहिए वो सब बात बताने के लिए, जो कि आज है नहीं। आज यही इतना बात आप समझिए, ठीक ना। तो आज मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बताया, और फिजिक्स के बारे में जो उसके ब्रांचेज हैं 11th और 12th लेवल पर जो आपको पढ़ने हैं, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए, समझिए, ठीक ना। इसके बाद के वीडियो जो आपको मिलेगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ चार्ज, आवेश की प्रकृति। आप लोग इसको अच्छी तरह समझिएगा। एक दो बार वीडियो देखो, अच्छी तरह से 2 बार वीडियो देखिए, ठीक ना। नोट्स जो आपको दिया गया उस नोट्स से मिला करके आप इसको पढ़ डालिए अच्छी तरह। जो नोट्स दिया गया उसमें सब लिखवाया भी गया, जो थ्योरी मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये सब चीजें मैंने वहाँ पर लिखवा करके आपको नोट्स में दिया है, ठीक ना। तो आप मिला करके 2 बार, कम से कम 2-3 बार आप वीडियो देखिए, पढ़िए अच्छी तरह से, कंप्लीट पढ़िए। जब भी पढ़ो तो कंप्लीट पढ़ो, ठीक। अगर इतना काम आप कर लेते हो तो निश्चित रूप से दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक। इसके बाद वाले वीडियो में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक ना। आवेश के गुणधर्म के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है ये बताऊंगा, और इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कूलॉम्स लॉ, ठीक ना। कूलॉम्स लॉ, ये 3 हेडिंग जो होंगी इनका डिस्कशन मैं करूंगा इसके बाद की वीडियो में, मतलब लेक्चर 2 में इसी का डिस्कशन किया जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना। इसमें टोटल ये कम से कम 1 घंटे का वीडियो इसमें जाएगा, 3 हेडिंग में 1 घंटे तो कंप्लीट लगेंगे, तो डिस्कस किया जाएगा अच्छी। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जो आज पढ़ाया गया उसको आप अच्छी तरह से समझिए, रिवाइज करिए, ठीक ना। एक काम आप लोग और किया करो, आप लोग के पास जब वीडियो पहुंचता है तो खुद तो देख ही लिया करो, आपसे संबंधित जो भी लोग, चाहे वो